गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज बहुत सारे पर्व जो है इंडिया के अंदर मनाए जा रहे हैं, जैसे गुड़ी पाड़वा, नवरेह, चेती चंद और उगाड़ी जैसे त्योहार। तो हमारे सारे व्यूअर्स को इन सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले ऑन द आर्बिट्रेशन एक्ट। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट को स्टार्ट किया है। तो हमने उसके अंदर पार्ट 1 स्पेसिफिकली कवर करने का डिसाइड किया था, जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से रिलेट करता है। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, बेसिस, रेफरेंसेस एंड अदर थिंग्स ऑफ आर्बिट्रेशन रिलेटेड एक्ट, जो उन्होंने नहीं देखा तो फटाफट जाके रिकैप आप हमारी प्रीवियस वीडियो ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम रिकैप में नहीं जाएंगे, विल बिगिन फॉरवर्ड विद द अनदर कॉन्सेप्ट। सो लेट मी टेल यू कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप सबको बताया था दैट आई विल शेयर अ चार्ट विद यू रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिडर्ड इन इंडिया। तो वो चार्ट जो है मैं आज यहाँ पे आपके सामने बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी स्टेप बाय स्टेप इन द फॉर्मेशन, और उसी फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको सारा आर्बिट्रेशन एक्ट जो है समझाऊंगी अलॉन्ग विद इट्स सेक्शन नंबर्स। सो आई होप आपको कंसेप्ट जो है आज का क्लियर हो जाए। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको पिछली हमारी कोई भी वीडियो शॉर्ट पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक और शेयर डेफिनेटली कीजिए। इफ यू आर स्टिल व्यूइंग आवर चैनल, हैज नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट से सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर कि इस पार्ट के अंदर कितने सेक्शंस आते हैं। So section 2 starting from definition to section number 43 covers the concept of domestic arbitration in part 1. ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना होगा। It includes total 10 chapters. ठीक है, so 10 chapters है इसके अंदर। section number 2 to 43 इसके अंदर कवर किया जाता है। so बाकी जितना आपको रिकैप चाहिए, बेसिस, रेफरेंस, एक्सटेंड का, वो सारा कुछ आप हमारी प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, which talks about the introduction to the arbitration act. So, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल स्टेप्स की। What are the general steps for the process of arbitration in India? तो उसी फॉर्मेट के अंदर जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, मैं आपके साथ प्लान डिस्कस करूंगी। सो आई होप टिल देन आपको अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि मैं इसकी केस लॉज की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा। ठीक है, जितनी फ्रेश अमेंडमेंट्स हो रही हैं अभी तक, उन सब का फोकस आपको खुद करना है इसके अंदर। कुछ इनिशियल अमेंडमेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता दी थी, बट द सेक्शंस दैट हैज बीन ओमिटेड सो फार, उस पर नजर आपको रखनी है। बिकॉज अगर मैं सारा कुछ थ्योरेटिकली आपको बता दूंगी तो आप खुद कुछ करेंगे नहीं, एंड फिर एग्जाम्स की तैयारी जो है वो 70-30 पे चले जाएगी। सो आइए शुरू करते हैं द जनरल स्टेप्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले होती हैं दो पार्टीज। So two parties signed an agreement. तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा इसके अंदर। ठीक है, so two parties sign an agreement which leads to the formation of what? Arbitration agreement. अब हम इन्हीं दो स्टेप्स को सबसे पहले कंसिडर करेंगे। यहां पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की फॉर्मेशन हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप से आने से पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप बेयर एक्ट की स्टडी करेंगे, उसमें सेक्शन नंबर 7 जो स्पेसिफिकली है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की आपसे बात करता है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात की जाती है। नाउ लेट मी टेल यू, जब भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है वो कोई भी लीगल डिस्प्यूट जो होता है उससे डील करता है। कोई आपकी जो आपने एग्रीमेंट किसी चीज का किया है, कोई डील की है, उसके अंदर जब भी कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन आ जाता है, उसके रिगार्डिंग आप आर्बिट्रेशन जो है इन्वोक कराते हैं। नाउ इस चीज के लिए सबसे पहले हमारी सरकार ने इस चीज के अंदर पार्ट 1 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है दैट द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। तो सबसे पहले आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बाद ये वाला चाहे एरो ना कंसीडर कीजिए, इसके नीचे आप ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इन रिटन फॉर्मेट। सो फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद करना है अंडर सेक्शन 7 दैट योर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्मेट, यानी लिखा पढ़ी प्रॉपर्ली होनी चाहिए। उसमें दोनों पार्टीज की जो पूरी डिटेल होनी चाहिए प्लस उनके सिग्नेचर्स होने चाहिए। अगर 3 है, 4 है, 5 है पार्टी, तो सबके नाम, ऑल डिटेल्स आएगा, उनका एड्रेस, ठीक है, उनकी क्या लायबिलिटी है, कौन से पॉइंट ऑफ कंटेंशन पे जहां पे आप आर्बिट्रेशन इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है,
किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे बात है कि जब वहां पे अगर लिखी होगी चीज, आपके पास क्लॉज मेंशन होगा, तभी आप आर्बिट्रेशन को इन्वोक कर सकते हैं। फिर सिग्नेचर्स ऑफ द पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, दस्तखत होने चाहिए। आर्बिट्रेशन की प्लेस और आर्बिट्रेटर का नाम भी मेंशन हो सकता है। So in case the parties belong to two different states, they can mutually decide कि उन्हें place of arbitration जो है वो कौन सी रखनी है। Most of the time जब भी arbitration का agreement बनाया जाता है या फिर contract के अंदर clause insert कराया जाता है, now there are two things, मैं भी इस पे बात करूंगी। खैर, उसके अंदर place of arbitration most of the time parties mention करके रखती है कि क्या ए पार्टी के स्टेट के अंदर होगा कि बी पार्टी के अंदर, कि इन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टेट डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में वो चीज आएगी। सो ये चीजें इसके अंदर मेंशन होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप आपने अभी तक ये सारी चीजें यहाँ पे पेन डाउन कर ली होंगी। ये सारा कुछ आपको सेक्शन 7 में मिल जाएगा। ये मैं आप लोगों को बहुत ही ब्रीफ और कंसाइज फॉर्मेट में शॉर्ट प्रोवाइड करता हूं ताकि आप एमसीक्यूज के एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करें। बट आई थिंक दैट यू शुड आल्सो रेफर योर बेयर एक्ट, जिससे आपको प्रॉपर जो है एक डिटेल्ड एक फॉर्मेट के अंदर आपको पता चले कि पर्टिकुलर सेक्शन बोलना क्या चाह रहा है आपके पास। Now one thing has to be kept in mind, it is either your arbitration agreement, ये जो एग्रीमेंट है ये सेपरेट एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब ये पार्टीज के पास चॉइस होता है, सेपरेट एग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन क्लॉज। ए और बी का मतलब है आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब किस तरीके से आर्बिट्रेशन का मेंशन करना है ये पार्टीज के ऊपर डिपेंड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक क्लॉज दे देते हैं नीचे, जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा होता है कि एनी डिस्प्यूट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल लीड टू इन्वोकेशन ऑफ व्हाट, एन आर्बिट्रेशन। ठीक है, या फिर सेपरेट एग्रीमेंट होता है। आर्बिट्रेशन का ऑल टुगेदर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा एक होल एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन का मेंशन ही किया जाता है। तो ये चीज डिसाइड करना कि हमें क्लॉज चाहिए कि एग्रीमेंट चाहिए, ये अगेन ऑल टुगेदर पार्टीज पे भी डिपेंड करता है। सो दिस पर्टिकुलर एक्ट इज अ पार्टी फ्रेंडली एक्ट, इस चीज को आपको याद रखना होगा। नाउ अनदर स्टेप, अब हम स्टेप नंबर 2 पे चल रहे हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की फॉर्मेशन के बाद, सिग्नेचर्स के बाद, जो भी इनको क्लॉज चाहिए या एग्रीमेंट चाहिए, अब क्या होता है, आपका वर्क प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे वर्क बिगिंस का मतलब है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है, आप जो अपना काम है उसको आपने स्टार्ट कर दिया है। बट इन ऑल टुगेदर बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्क और अदरवाइज ऑल्सो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो सामने आ गई है, पार्टीज के अंदर तनातनी बन गई है, लड़ाई हो गई, किसी ने कहा मैं ये चीज नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं ये चीज नहीं करूंगा। सामने वाली पार्टी चाहती है वो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्ट है वो अपना परफॉर्म करे। अब तनातनी होने के कारण, सबसे पहले वर्क बिगिन होगा, तनातनी होने के कारण जो है अब जो है जो कंटेंशन है इट विल लीड टू द इन्वोकेशन ऑफ योर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। सो वर्क बिगिन होने के बाद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को इन्वोक करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो अब जब हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत आर्बिट्रेशन को इन्वोक करना है, उसमें क्या होएगा, सबसे पहले सामने वाली पार्टी जो है वो एक नोटिस जारी कर देगी चीज के अंदर, उसे कहते हैं नोटिस टू इन्वोक। थर्ड स्टेप आ गया नोटिस टू इन्वोक। यहां पे आपकी लड़ाई हो गई, यहां पे आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका हुआ है, जिसके कारण एक पार्टी मजबूर है कि वो आर्बिट्रेशन को जो है रेफर करे मटीरियल। सो सबसे पहले एक नोटिस भेजा जाएगा टू द ऑपोजिट पार्टी हु इज नॉट परफॉर्मिंग हिज पार्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, claiming that in case you did not perform your part of the contract within such stipulated time, जो दूसरी पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी है, वो क्या करेगी, वो आर्बिट्रेशन को केस रेफर कर जाएगी। ठीक है, सबसे पहले नोटिस दिया जाता है इस चीज के अंदर that I will invoke the concept of arbitration against you if you did not perform your part of contract। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब नोटिस ऑफ इन्वोकेशन आता है ना, तो सामने वाली पार्टी के पास सबसे पहला पार्ट होता है कॉन्ट्राडिक्ट कर जाने का। ठीक है, यूजुअली ये कोर्ट के अंदर होता है जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इन सम केसेस हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द ओरिजिनल कोर्ट विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, प्रिंसिपल कोर्ट विद द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कौन सी कोर्ट आएगी, प्रिंसिपल
कोर्ट विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन माने इन केस अगर उन्होंने यहाँ पे आर्बिट्रेशन को रेफर नहीं किया होता तो कौन सी अदालत के अंदर केस जाता कॉन्ट्रैक्ट के तहत। सो दिस इज द थर्ड स्टेप दैट फोर्थ स्टेप दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन इन द कोर्ट इन विच कोर्ट प्रिंसिपल कोर्ट विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्लेमिंग कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप हो गया द पार्टीज हैड साइंड द एग्रीमेंट, सेकंड स्टेप हो गया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, थर्ड स्टेप हो गया कॉन्ट्राडिक्शन लीडिंग टू नोटिस फॉर इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन, फोर्थ स्टेप हो गया कॉन्ट्राडिक्शन इन दी कोर्ट। कौन सी कोर्ट है वो मैंने ऑलरेडी आपके पास मेंशन कर दिया है। कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा क्लेमिंग नो क्लॉज और एग्रीमेंट, ठीक है कि हमारे में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है जी, ये लाइबल ही नहीं है केस आर्बिट्रेशन रेफर करने का, ये तो एडजुडिकेशन के लिए केस जाना चाहिए, हमारे में कोई क्लॉज बना ही नहीं है, कोई क्लॉज है ही नहीं। सो कॉन्ट्राडिक्शंस जो है वो उठाई जाएगी। देयरआफ्टर द कोर्ट विल कंसीडर द मेरिट्स ऑफ द केस एंड विल डिसाइड कि फर्दर केस जो है आर्बिट्रेशन के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, कि कोर्ट के अंदर एज अ सूट जो है दायर किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह रहा है बट मैं कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके आप लोगों को इस चीज के अंदर समझाने की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए। नाउ इन केस यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन कोर्ट होने के बाद कोर्ट जो है केस को रेफर कर देता है आर्बिट्रेशन के लिए, तो रेफरेंस होने के बाद सबसे पहले अगला स्टेप होगा रिटन कम्युनिकेशन टू द ऑपोजिट पार्टी, ठीक है ना। उनको लिखित में नोटिस जाएगा क्लेमिंग कि अब हम आर्बिट्रेशन शुरू करेंगे, कहाँ पे होगा, ताकि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर स्टार्ट किया जा सके। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट के बाद जो है इसके बाद आर्बिट्रेशन इन्वोक करने के लिए सिक्स सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्शन में। अगेन ऑब्जेक्शंस, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स में ऑब्जेक्शंस आएंगे। सिक्स पॉइंट है ऑब्जेक्शन रेज करना। रिटन कम्युनिकेशन के बाद क्लेमिंग स्टिल देयर इज नो चांस फॉर हैविंग योर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सर स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप आपको बात आप समझ में आ गई होगी। 7th स्टेप ऑनवर्ड हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड शेयर बटन एंड सब्सक्राइब बटन। So I'll see you soon with another steps. Till then please keep subscribing our channel.